पाथ। ज्योमेट्रिकल पाथ मतलब जो हम स्केल से मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो और ऑप्टिकल पाथ क्या हो गया, जैसे एग्जांपल ले लो कि यहाँ पर मेरे पास एक ग्लास का स्लैब है और इस ग्लास के स्लैब से हमने क्या की, लाइट को पास करवाई। लाइट ऐसे पास करवाई, लाइट कवर कर द डिस्टेंस डी, ठीक है। लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, डी डिस्टेंस, ठीक है। इन टाइम टी, टाइम कितना लगा टी, तो डी डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम। और ये ग्लास स्लैब है, इस पे लाइट, इस पे लाइट को पास करवाया और लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया डी, और डी हो जाएगा वी इंटू टी। अब हमने क्या किया, हमने यही लाइट को पास करवाया उसी समय के लिए एयर में। जब एयर में पास करवाते हैं हम लोग, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जब एयर, ये बाहर में एयर है, जब यहाँ पे हमने लाइट को पास करवाया, तो ये लाइट उसी समय में डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करती है। यहाँ पर लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया लेट से डी डैश, और यहाँ पर जो स्पीड होगी लाइट की, एयर में कैसी लाइट की स्पीड होती है, वो म्यू टाइम ज्यादा होती है, म्यू भी, ठीक है। जब म्यू क्या, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पढ़ के रखा था ना, वेलोसिटी ऑफ ए लाइट इन अ मीडियम बाय वेलोसिटी ऑफ ए लाइट इन मीडियम 2 इक्वल्स टू म्यू 2 बाय म्यू 1। अब अगर मान लो ये, अगर ये v2 अगर मुझे निकालना है, अगर 1 मान लो एयर है और v मान लो लाइट की स्पीड अगर ग्लास में है, तो मैं क्या ले सकता हूँ, v1 इक्वल्स v1 बाय, यहाँ पे क्या है, v2 को v मान लेते हैं, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू 2 का म्यू है, तो म्यू 1 कितना, यहाँ पे एयर है, ये 1 ले लिया, तो v1 क्या हो जाएगा, म्यू v, तो डी डैश कितना हो जाएगा, म्यू v इंटू टी। तो ये डी डैश कितना हो गया, डी डैश हो जाएगा म्यू इंटू टी, ठीक है। ये जो डी डैश होता है ना, ठीक है, व्हाट इट इज ज्योमेट्रिकल, अगर हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज ज्योमेट्रिकल पाथ ऑफ लाइट इन ग्लास, तो हमने बोला, हमने स्केल से नापा, ये दूरी यहां से लेके यहां तक की डी थी, हमने बोल दिया कि इसको ज्योमेट्रिकल पाथ कितना है, डी है। अगर हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द ऑप्टिकल पाथ what is optical path of light in glass, ये हम लिखेंगे। ऑप्टिकल पाथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो तो, या अगर उसी समय में ग्लास के बदले, अगर हमने उसी समय में लाइट को ग्लास के बदले एयर में पास करवाया, तो ये डिस्टेंस कितना कवर करती है, ये डिस्टेंस कवर करेगी म्यू इंटू टी, यहां से दिख रहा है ना, देखो, तो ये हो जाएगा इक्वल टू म्यू इंटू टी। मतलब तुमने एक समय चूज कर लिया, मान लो 10 सेकंड तुमने चूज कर लिया, 10 सेकंड में लाइट ग्लास पे ट्रेवल करती है, मान लो ये क्या कहते हैं, तुमने मान लो लाइट को ट्रेवल करवाया, ठीक है, बहुत कम समय के लिए, मान लो टाइम टी लिया, तुमने लाइट को ट्रेवल करवाया ग्लास, लाइट ट्रेवल करती है ग्लास पे डिस्टेंस 1 मीटर, ठीक है। तुमने वही टाइम टी सेलेक्ट किया, बहुत छोटा सा समय, और तुमने उसी लाइट को ग्लास पे भेजने के बदले अब भेजा एयर में, ठीक है। उसी टाइम के लिए वहां पे लाइट कवर करती है डिस्टेंस 1.5 मीटर, तो 1 मीटर जो है ग्लास का ऑप्टिकल पाथ, स्केल से नापा ग्लास पे लाइट ने कवर की 1 मीटर डिस्टेंस, दैट वाज द ऑप्टिकल पाथ। उसी समय के लिए लाइट को हमने पास करवाया एयर से, एयर में लाइट ट्रेवल करती डिस्टेंस 1.5 मीटर, 1.5 मीटर जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल पाथ ऑफ द ग्लास, ठीक है। बात समझ में आ गई, लाइट को पास करवाओ एयर से, ग्लास से पास करवाओ,
ठीक है, और फिर उसी लाइट को उसी समय के लिए एयर से पास करवाओ। जो उसी समय के लिए जो एयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, और ऑप्टिकल पाथ कैसे निकालते हैं हम लोग, म्यू इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर हमसे बोला कि हमने लाइट को ट्रेवल करवाया वाटर, ठीक है, तो बताओ वाटर में लाइट के लिए अगर वाटर में अगर लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक्स, ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस, तो बताओ वाटर में ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, तो हमने बोल दिया ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इनटू एक्स। ठीक है, दैट इज 4/3। किसी किसी भी मीडियम में अगर हमको ऑप्टिकल पाथ निकालना है, उस पर ज्योमेट्रिकल पाथ निकाल लो, उसकी उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो, वो उसमें क्या हो जाएगा, उसके लिए ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा। ठीक है, कोई भी मीडियम आपको किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2 है, ठीक है, उस पर हमने देखा अपने स्केल से नापा, लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है 5 मीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा जाएगा कि बताओ और उस 5 मीटर के लिए ऑप्टिकल पाथ क्या होगी, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है तो ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा 10 मीटर। सिंपल सी बात। ठीक है, तो ऑप्टिकल पाथ आई थिंक सबको समझ में आ गया कि ऑप्टिकल पाथ कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इनटू द ज्योमेट्रिकल पाथ। ठीक है, याद रखना ऑप्टिकल पाथ क्या हो जाता है, इक्वल्स टू म्यू इनटू ज्योमेट्रिकल पाथ। इसको नोट करना। ठीक है, ये अभी हमारे कुछ काम नहीं आएगा, लेकिन आगे आने वाले टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, मैं तुम्हें ना खाली थोड़ा सा इसका फील दे देता हूँ, ज्योमेट्रिकल पाथ का ऑप्टिकल पाथ का इंपॉर्टेंस कहाँ पर होता है, हालांकि हमको ये समझ में बाद भी अच्छे से आएगा। ये मेन फॉर्मूला नोट कर लेना। ठीक है, अब आगे देखो, मान लो कि हमारे पास बोला गया है कि एक इसका इंपॉर्टेंस पता कहाँ पे आता है, बिकॉज याद रखना हमारे ऑप्टिक्स चैप्टर में ज्योमेट्रिकल पाथ का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना ऑप्टिकल पाथ का है। ज्योमेट्रिकल पाथ का बस इतना इंपॉर्टेंस है कि हम उसको उससे ऑप्टिकल पाथ को निकाल सकते हैं, अदरवाइज सारा का सारा जो रोल जो प्ले करता है ना, वो कौन करता है, ऑप्टिकल पाथ करता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई स्क्रीन, ये हमारे पास एक स्क्रीन है। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, हम देखते हैं कि लाइट ऐसे आती है, एक लाइट ऐसे आती है, इस तरह से आई, और दूसरी लाइट इस तरह से आई। ठीक है, ये लाइट रे डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दूसरी लाइट रे आई। ठीक है, और यहाँ पर इसकी लेंथ थी मान लो, ये लेंथ ट्रेवल करके आती है मान लो डी। ठीक है, ये भी लेंथ कितनी ट्रेवल करके आती है, यहाँ पे डी। हम आगे जाकर के अभी इस चैप्टर के बाद हम लोग आगे जाकर के सीखेंगे भी कि यहाँ पर जो लाइट जो ट्रेवल करके आती है ना, ठीक है, दोनों दोनों में कितना पाथ का डिफरेंस होता है। ठीक है, उससे यहाँ पर कुछ फिनोमिना दिखते हैं, ब्राइटनेस, डार्कनेस। ठीक है, वो सब वो यहाँ पे इनकी कितना इन दोनों की लाइन की लेंथ में फर्क होता है लाइट रे की, उसके यहाँ पे कुछ फिनोमिना दिखते हैं। वो हम लोग आज इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, उसको हम लोग कल या परसों पढ़ेंगे। लेकिन अगर मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे डाल दिया एक ग्लास, यहाँ मैंने क्या डाल दिया, एक ग्लास डाल, ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे क्या ग्लास डाल दिया। ठीक है, ये ग्लास, और ये यहाँ से लेके आता कि डिस्टेंस कितना है डी। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है डी। अब जो जब दोनों लाइट रे पॉइंट पी पर पहुंचेगी, जब दोनों लाइट रे पॉइंट पी पर पहुंचेगी, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर अगर मुझे पूछा जाएगा इन दोनों लाइट रे का लेंथ का डिफरेंस क्या है, तो ये मान लो ये भी डी है और ये भी डी है, तो मैं क्या यहाँ पे डिफरेंस को डी डी माइनस डी जीरो लिखूंगा, आंसर इज नो। यहाँ पर जो यहाँ जो डिफरेंस होगा ना दोनों के लेंथ का लाइट का, वो डी माइनस डी जीरो नहीं लिखा जाएगा, भले दोनों की लेंथ यहाँ से लेके आता कि डी है, क्योंकि मैंने बोला था हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल पाथ है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ होता है। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ग्लास का। ठीक है, तो हमसे पूछा जाएगा
कि भाई यहाँ पे डिफरेंस क्या लिखा जाएगा, तो हमने लिखा कि यहाँ से डी डी लिखा, ठीक है। अच्छा ये इसका ऑप्टिकल पाथ क्या हो जाएगा, तो हमने ऑप्टिकल पाथ बोला कि यहाँ से ये इसका इसका थिकनेस मान लो ग्लास का टी था, हमने बोल दिया टी डी माइनस टी, ये क्या हो गया पाथ इन द एयर, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ यहाँ से लेके एयर वाला ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, एयर एयर का ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ सेम ही होता है, ठीक है। एयर का ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ कैसा होता है, सेम होता है, बिकॉज कंपैरिजन ही वैसा होगा, हमने एयर के रेस्पेक्ट में बनाया। तो व्हाट इज द ऑप्टिकल पाथ ऑफ एयर इन दिस, तो मैंने बोला डी, ये तो ग्लास है डी माइनस टी, प्लस अब यहाँ पे टोटल ऑप्टिकल पाथ क्या हो जाएगा प्लस म्यू टी, ये क्या हो गया टोटल ऑप्टिकल पाथ हो, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक का टोटल ऑप्टिकल पाथ क्या हो जाएगा डी विच इज डी माइनस टी, एयर का क्या होता है ऑप्टिकल पाथ डी माइनस टी रहेगा, प्लस ग्लास एक्स्ट्रा आ गया, तो ग्लास का ऑप्टिकल पाथ जो होता है वो उसके ज्योमेट्रिकल पाथ से अलग होता है, तो हमने क्या किया उसका कितना होगा ऑप्टिकल पाथ म्यू इनटू टी, ये हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। हम यहाँ पे लेंथ ऑफ द लाइट को डी कंसिडर नहीं करते, ज्योमेट्रिकल पाथ इंपॉर्टेंट नहीं होता हमारे लिए, होता जितना ऑप्टिकल पाथ होता है, ठीक है, हमारे ऑप्टिक्स में। तो डी माइनस टी प्लस म्यू टी, दिस इज द ऑप्टिकल पाथ। व्हाट इज द ऑप्टिकल पाथ ऑफ दिस, ये पूरी की पूरी लाइट किसमें एयर में, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा माइनस, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ पाथ ए बी एंड बी सी, तो मैं लिखूंगा डी माइनस डी, दैट इज ये हो जाएगा टी म्यू माइनस वन, क्योंकि डी डी कट जाएगा, डी बच जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में आएगा म्यू माइनस वन, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस इन द ऑप्टिकल पाथ ऑफ ए बी एंड, यहाँ पर जो भी फिनोमिना होगा ना वो इस लेंथ की वजह से होगा, ठीक है। ये डी माना डी वहां पे जीरो नहीं लिखते, ठीक है। तो ये हम आगे जाकर के हमको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। अभी बस तुमको इतना याद रखना है कि व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ, तो आंसर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम को तो मल्टीप्लाई कर दो उसी मीडियम में लाइट के ज्योमेट्रिकल पाथ से जो स्केल वाली लेंथ आती है, ठीक है, हमें देगा वो ऑप्टिकल पाथ देगा, ठीक है। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारे ऑप्टिक्स की स्टडी में जो भी फिनोमिनाज होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, ऑप्टिकल पाथ की ज्योमेट्रिकल पाथ, तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि सारे के सारे फिनोमिना किसकी वजह से होते हैं, ऑप्टिकल पाथ की वजह से, ठीक है, ये ऑप्टिकल पाथ के डिफरेंस की वजह से, लेकिन आता वहां पे सब में ऑप्टिकल पाथ, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको, आगे देखो, आगे हम देखेंगे अब कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वेवलेंथ, अगर मीडियम की बात की जाए ना, इन अ मीडियम, किसी भी मीडियम में अगर हम देखें ना तो क्या हमेशा जब लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो हमेशा कौन सी चीज जो होती है वो हमेशा सेम रहती है, ठीक है। तो आंसर है जो चीज हमेशा सेम रहती है वो क्या होती है फ्रीक्वेंसी, इन मीडियम, इन एनी मीडियम फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स, हर कोई भी मीडियम में जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की वो कभी भी चेंज नहीं करती है, ठीक है। अब वेलोसिटी घट सकती है, वेलोसिटी बढ़ सकती है, ठीक है, क्योंकि हमको ये पता है कि जो डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कैसी होती है, कम होती है, और रेयर मीडियम में वेलोसिटी कैसी होती है, ज्यादा होती है। अब अगर मान लो एक मीडियम है एयर, एयर में मैं क्या लिख सकता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लैम्डा इन एयर इनटू फ्रीक्वेंसी, इन एनी अदर मीडियम, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा इनटू मीडियम इनटू फ्रीक्वेंसी, सेम रहती है फ्रीक्वेंसी, कैसी रहती है सेम रहती है, अगर रेड है तो जो एयर में फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी वाटर में होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, सी बाय वी लैम्डा ए बाय लैम्डा एम, दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इन a medium lambda a into b by c,
लेमडा एम, लेमडा इन मीडियम क्या हो जाएगा, लेमडा ए इंटू, अब देखो तो वी बाई सी क्या होता है, ये तो हो जाएगा 1/μ, है ना। तो याद करो, वेलोसिटी इन मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इक्वल्स टू क्या हो जाता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मैं बात करूं, ये एयर था, ये मान लो था हमारा तो दूसरा मीडियम, लाइट जब ऐसे आती तो मैं क्या लिखा था, रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये न्यू टू न्यू ऑफ एयर बाय न्यू ऑफ मीडियम, ठीक है, कैसा न्यू ऑफ एयर बाय न्यू ऑफ मीडियम, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी बाय वी क्या हो जाएगा, न्यू ऑफ मीडियम बाय न्यू ऑफ एयर, न्यू ऑफ एयर तो 1 हो जाता है ना, सी बाय वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यू, ठीक है, दैट इज, इसको मैं ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल से, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी का इनवर्स रिलेशन होता है, तो यहाँ पे सी एयर में, तो न्यू ऑफ एयर बाय न्यू ऑफ मीडियम, तो वी बाय सी क्या हो जाएगा, वी बाय सी हो जाएगा म्यू 1/μ, और म्यू एम क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। देखो मीडियम में क्या होता है, रिफ्रैक्ट, अगर हम वेवलेंथ की बात करें ना, ठीक है, तो वेवलेंथ इन मीडियम क्या हो जाएगा, लेमडा इन एयर, ठीक है, वी बाय सी दैट इज 1/μ, वेल म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है, ठीक है, कि किसी भी मीडियम में, ठीक है, जो वेवलेंथ होती है ना वो लैम्डा टाइम्स घट जाती है। एयर में अगर वेवलेंथ मान लो अगर हमारा लैम्डा है, तो किसी भी मीडियम में वेवलेंथ क्या होती है, वो म्यू टाइम्स घट जाती है। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि हमारे पास एक ऐसे करके एयर में वेव है, ठीक है, इस तरह से वेव ट्रेवल कर रही है हमारे एयर में, और वेव ऐसे जा रही है। अब यही वेव को अगर मान लो मैंने पास करवाया होता अगर वाटर में, तो ये जो वेवलेंथ क्या होती कम हो जाएगी ना, वेवलेंथ उतने टाइम, दैट मीन्स ये यहाँ से मान लो ये ऐसे गई, ये यहाँ से गई, ये एक वेव, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, तो ये अगर मान लो ये लेंथ अगर मान ली मेरी अगर आ रही है 1.5 मीटर है, यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ तक के आकर के ये इतनी सी लेंथ यहाँ पे अगर मैंने ऐसे दिखा दी, ठीक है, तो ये इतनी सी लेंथ यहाँ पे आकर के ये ये 1.5 मीटर का अगर है, एक वे में यहाँ पे 1 मीटर 1.5 मीटर की यहाँ पे वेवलेंथ क्या होती है, ये वाटर में है, ये ग्लास पे, ग्लास का इफेक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, 1.5 हो जाता है, तो 1.5 टाइम्स कम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो मतलब ये 1.5 मीटर की थी वेवलेंथ, यहाँ पे 1 मीटर की, ठीक है। तो याद रखना कि वेवलेंथ जो होती है ना, वो डेंसर मीडियम में वेवलेंथ कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब वेव पास पास आ जाती है, ठीक है। अगर तुमसे ऐसे बोल दिया जाए कि दो मीडियम में एक में वेवलेंथ ऐसी है, ठीक है, और एक में वेवलेंथ ऐसी है, ठीक है, और एक में वेवलेंथ ऐसी है, ठीक है, हमसे पूछा जाएगा बताओ किसमें कौन सा मीडियम सबसे रेयर है, ये वाला सबसे रेयर होगा, कौन सा मीडियम सबसे ज्यादा डेंस है, ये वाला सबसे ज्यादा डेंस होगा। इस पे वेवलेंथ जितनी पास पास होती है, वेवलेंथ जितनी छोटी होती है, उसका उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होता है, हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसा सोचो ना स्प्रिंग कैसे कॉम्प्रेस कर देती है, ठीक है, चीजों को, ठीक है, तो वैसे डेंसर मीडियम क्या करता है, वेवलेंथ को दबा देता है, ठीक है, कैसे सोच सकते हैं, ठीक है, वहां वेवलेंथ कैसी रहती है, कम होता है, ठीक है, ये तुमको याद रहेगा, स्प्रिंग वाला एनालॉजी यूज करो, हमें कभी नहीं बोलोगे, ठीक है।
जो भी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतने टाइम ऑफ वेवलेंथ को कम कर देती है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन नोट कर देना। आगे बढ़ते, तो हमारा ये टॉपिक हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। देखो इंटरफेरेंस ऑफ वेव का मतलब क्या होता है, इंटरफेरेंस मतलब होता है अगर इंटरफेयर करना, ठीक है, मतलब एक दूसरे में दखल अंदाजी करना, ठीक है। एक वेव जा रही है, दूसरी वेव भी जा रही है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के में आकर के मिक्स, मतलब कि एक दूसरे पे आकर के एक साथ कहीं पे गिरेंगी तो एक दूसरे के दोनों क्या करते हैं, कुछ तो अपना अपना चेंज क्रिएट करती है, ठीक है, इंटरैक्ट करती है, ठीक है। दैट इज ओनली कॉल्ड एज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, ठीक है, मतलब इंटरफेरेंस मतलब होता है इंटरैक्शन ऑफ वेव्स, ठीक है। उनका मिलना, वेव्स के मिलने को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, ठीक है। अब याद रखना है कि यहाँ पर एक हम लोग एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसको बोलते हैं, जैसे तुम्हें पता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में भी पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि मान लो कि अगर कहीं पे 50 चार्ज है, तो जो भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी चार्ज की वहां पे, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल चार्जेस। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। और एक बात हमने वहां पे ऐसा भी सीखा था कि एक पार्टिकल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दूसरे पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्टेड नहीं होता। इन द सेम वे वही, बिल्कुल वही परिभाषा यहाँ पर भी है वेव के साथ। मान लो कि तुम कहीं पे समुद्र में तुम खड़े हुए हो, ठीक है, और सी सर्फिंग कर रहे हो, एक वेव आती है तुमको ऊपर उठा सकती है 2 मीटर। एक वेव ऐसी आती है जो कि ऐसे आती है, तुमको उठाती है कितना, 1-2 मीटर है, ठीक है। अब वहीं पर क्या होता है कि दूसरी वेव आती है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से, वो तुमको उठा सकती है, वो भी 2 मीटर उठा सकती है। तुम टोटल कितना ऊपर उठोगे, तो आंसर है 4 मीटर, ठीक है। अब एक वेव आती है जो तुमको उठा सकती है 2 मीटर, ठीक है, और दूसरी वेव आती है जो तुमको गिरा सकती है 2 मीटर। मतलब एक वेव का वहां पे आकर के क्रेस्ट बनता है, ठीक है, जो तुमको उठाएगी 2 मीटर, और दूसरी वेव को वहां पे आके ट्रफ बनता है जो कि तुमको गिराएगी 2 मीटर। अब वहां पर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो आंसर है 0, ठीक है। यही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मान लो किसी भी लोकेशन पे कोई भी पॉइंट है मीडियम में जहां पर एक से ज्यादा वेव आती है, दो या दो से ज्यादा वेव आती है। अगर दो या दो से ज्यादा वेव आती है, तो वहां पर उस पार्टिकल का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच वेव, ठीक है। मतलब कि अगर एक वेव उठाती है +1 मीटर, और एक वेव उठाती है +2 मीटर, और एक वेव वहां पे गिराती है -4 मीटर, ठीक है। अब तीनों वेव अगर वहां पे एक साथ पहुंच रही है, एक वहां पे उठाएगी 1 मीटर, एक उठाएगी 2 मीटर, और एक का ट्रफ पहुंचता है जो गिराती 4 मीटर है, तो उस पॉइंट का वहां पर जो आदमी खड़ा हुआ है, जो पार्टिकल है, उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वेक्टर के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, इसका ऊपर है प्लस लेंगे, इसका ऊपर है प्लस लेंगे, इसका नीचे है, तो 3 दैट इज -1 मीटर वो आदमी क्या होगा, नीचे जाएगा। यहाँ समुद्र, ठीक है। ये समुद्र के हमको अच्छे से समझ में इसलिए आती है बिकॉज ये प्रैक्टिकल थी कि हमको देखने के लिए मिलती है। यही सेम चीज एप्लीकेबल होती है साउंड वेव के लिए भी, यही सेम चीज एप्लीकेबल होती है लाइट वेव के लिए, ठीक है। तो याद रखना है कि और दूसरी बात कि अगर मान लो अगर कोई वेव अगर आती है, ठीक है, मान लो एक वेव में ताकत है 1 मीटर उठाने की, दूसरी वेव में ताकत है 2 मीटर उठाने की, तीसरी वेव में ताकत है जाने की 4 मीटर। अब जो 1 मीटर उठाएगी ना, दूसरी वेव अगर वहां पे आ रही है, तो उसकी वजह से पहले के रोल में कोई फर्क नहीं आएगा। पहला अगर 1 मीटर उठा पा रहा था, तो वो 1 मीटर ही उठा सकता है, भले वहां पे 100 वेव क्यों ना प्रेजेंट हो। बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन था, यहाँ पे वही चीज बिल्कुल से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसके दो पार्ट में लिख सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू इट,
द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट at a point in a medium is equal to the vector sum of the displacement reduced by individual waves on the point. ठीक है, और इसको मैथमेटिकली क्या लिखते हैं, y वेक्टर इक्वल्स टू y1 प्लस y2 फिर y। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट क्या होता है यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट बाय वन वेव is not affected by presence of other wave। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की थ्योरी। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया। और याद रखना हम वेव चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो हमने साउंड वेव में पढ़ा था वो समझ लो चैप्टर ऑलमोस्ट 50-60% वही चीज है। ठीक है, जो तुमने साउंड में पढ़ा था। ठीक है, चलो तो इतना से इसको फटाफट इसको नोट कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, इक्वेशन ऑफ वेव। तो मान लो कोई अगर मान लो कहीं पे कोई वेव अगर ट्रेवल कर रही है, याद करो जो हमने पढ़ा था साउंड चैप्टर में, उसके लिए इक्वेशन था y1 इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस tx। ठीक है, और दूसरी वेव के लिए हमारा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ द वेव था। ठीक है, यहाँ पे y क्या था, y डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, दूसरा a क्या था, एम्पलीट्यूड, तीसरा क्या था, ओमेगा था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, चौथा हो जाता है k हो जाता है वेव नंबर, ये कुछ बातें हमको याद रखनी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ वेव के बारे में। ठीक है, वेव बेसिकली किससे बनती थी, वेव बनती थी ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स इन द क्या कहते हैं प्रेजेंस ऑफ इन द केस ऑफ मैकेनिकल वेव। ठीक है, पार्टिकल। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो वहां पर वेव किससे बनती थी, ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो वहां पे ई लिख देंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस ई एक्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं। और अगर मान लो ये वेव कहीं पे जैसे कि मान लो गिरती भी है, ठीक है, तो वेव जो है ना, वो वाली वेव जिस पार्टिकल पे अगर गिरेगी, ठीक है, मान लो कोई वेव ट्रेवल कर रही है, तो मैकेनिकल वेव, और वो किसी पार्टिकल पे गिरी, वो पार्टिकल पे गिरेगी ना, तो वो पार्टिकल पे इस तरह का मोशन क्रिएट करेगी। जैसे एग्जांपल ले लो, तुम्हारे घर में एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आएगी, तो अगर वो मान लो किसी इलेक्ट्रॉन पे गिरेगी, तो वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट करवाएगा। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन का अगर ऑसिलेट करवाएगा, तो उस इलेक्ट्रॉन का जो ऑसिलेशन होगा ना, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, वो उसका ऑसिलेशन हो जाएगा एसएचएम हो जाएगा।
ठीक है। और अगर उसका उसका ऑसिलेशन अगर एसएचएम होगा तो हमसे पूछा जाएगा कि उसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे। तो एसएचएम के लिए हम लोग एक पर्टिकुलर एक्स पे, ये एक्स को भूल जाएंगे, खाली वाई को sin ओमेगा टी, ठीक है। याद रखना अगर वेव किसी पार्टिकल पे गिरती है तो वेव का इक्वेशन ये हो जाता है, ठीक है। वेव किससे बनती है, पार्टिकल्स के ऑसिलेशन से या इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जब वेव किसी पार्टिकल पे गिरेगी तो वो उसको क्या कराएगी, उसको वो एसएचएम करवाएगी, ठीक है। और वो जो एसएचएम करवाएगी उसके लिए हमारे लिए एक्स इंपॉर्टेंस खो देता है, ठीक है, क्योंकि एक्स फिक्स हो जाता है। पार्टिकल के लिए एक्स क्या रहेगा, लोकेशन कैसा फिक्स हो जाता है, ठीक है। वेव के लिए फिक्स नहीं होता है क्योंकि वेव ट्रैवल करती है, ठीक है। पार्टिकल ऑसिलेट करता है, वेव ट्रैवल करती है, इसलिए वेव के लिए एक्स फिक्स नहीं। जो जिस पार्टिकल पे गिरेगा, ठीक है, उस पार्टिकल के लिए जो ओमेगा होगा, जो यहाँ पर ओमेगा है वही यहाँ पर भी उसके लिए ओमेगा होगा, ठीक है। और अगर वो मैकेनिकल वेव अगर होगी जो इसके लिए ए होगा वो इसके लिए भी हो जाता है। लेकिन हम मैकेनिकल की कोई ज्यादा बात नहीं कर रहे, हम खाली बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। याद रखते हैं कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी पार्टिकल पर गिरती है तो पार्टिकल का जो ऑसिलेशन होता है उसका वही ओमेगा होगा जो वेव का ओमेगा होगा। तो उसके बाद अब हमसे पूछा जाता कि मान लो कि कहीं पर कुछ वेव्स अगर आकर के गिरती हैं, ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा y वेक्टर इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। अगर दो वेव जा रही है तो ये क्या हो जाएगा y1 प्लस y2, ठीक है। और अगर मान लो उन जो दो वेव अगर आएंगी तो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, y1 क्या हम लिख सकते हैं a1, y2 क्या हो जाएगा a2। दो वेव आती है, ठीक है, आकर के इंटरफेयर करती हैं, ठीक है। तो वहां पर जो जहां पर ये दो वेव आकर के गिरेंगी, ठीक है, जैसे तो वहां पर गिरने पर तो जो दोनों का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, वेव का, ठीक है, जो रिजल्टेंट इफेक्ट होगा, ठीक है, उसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ये चीज को पहले मैंने बता के रखा था, ये चीज क्या होती है, ये चीज कहलाती है फेज, ठीक है। ये चीज क्या थी, ये चीज थी फेज, ठीक है। और इसको अगर मैंने इसका ये जो एंगल जो क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं फेज। यहाँ पर अगर मैंने दोनों को डिफरेंस निकाला, मान लो ये अगर ओमेगा 1 है, ये मान लो अगर ओमेगा 2 है, ठीक है। ये मान लो दोनों वेव के लिए अगर मान लो वेवलेंथ, या अगर मान लो यहाँ पे अगर हमने बोल दिया ओमेगा 1 ओमेगा 2 इन जनरल क्या होते हैं, ये इक्वल भी हो सकते हैं कि नहीं भी हो सकते, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस हो जाएगा ओमेगा टी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और प्लस, ठीक है। यहाँ पे एक का लोकेशन मान लो हमने बोल दिया x1 है, एक का x2 है, तो प्लस x2 माइनस x1 इंटू k, दिस इज द फेज डिफरेंस। डिफरेंस को कैसे इंडिकेट करते हैं, डेल्टा से। ये एक का फेज हो गया, ये दूसरे का फेज हो गया, दोनों के फेज को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे हमने दोनों के फेज को सब्ट्रैक्ट किया उसका हमें क्या मिल जाता है, फेज डिफरेंस मिल जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ फेज डिफरेंस, इट इज x2 माइनस x1 इंटू के हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने मान लो दोनों के लिए वेवलेंथ अगर सेम है,
ठीक है। टाइम देखा था ना अगर, तो दो वेव अगर आपकी जिस जिस दो वेव की हम स्टडी करते हैं ना, उसके लिए फ्रिक्वेंसी भी सेम ही लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसको सेव करने का एक तरीका होता है, ठीक है। वो तरीका हम लोग अभी सीखेंगे कि कैसे हम लोग उसको सेव करते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमने देखा ना अगर, तो ये दोनों के लिए जो के हो जाता है ना, वो के क्या वेव नंबर हो जाता है, जो कि वेवलेंथ के इक्वल हो जाता है। तो ये x2 और x1 क्या हो जाता है, इनका पाथ का डिफरेंस हो जाता है। ये हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अभी बस इतना याद रख लो, अगर तुमको ये है कि इतना सिर्फ याद कर जाओ कि दो वेव का जो फेज डिफरेंस होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस कहते हैं। डिफरेंस, इट इज डिफरेंस इन फेज ऑफ टू, ठीक है। ये वाली वैल्यू को और ये वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, उसी को हम क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस, ठीक है। इतना पहले नोट कर लो। मैं अभी ना क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो ना।